अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा अहम दिन। सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब और केपीके के हवाले से जो काफी अरसे से बहस चल रही है कि पंजाब के इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे या सारे मुल्क भर में इलेक्शंस एक साथ हो सकेंगे, इस हवाले से आज एक बार फिर से समाअत हुई और जो आज की समाअत में चीजें निकल के सामने आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। पहले तो कहा गया कि जो तमाम तर सियासी जमातें वो इस हवाले से खुद कोई मुज़ाकरात कर सकती हैं या नहीं, और इस हवाले से हमने देखा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी ज्यादा गुफ्तगू की और कोशिश की गई कि किसी तौर पर कोई लाएअमल तैयार किया जाता तो उसके ऊपर अमल हो जाता, लेकिन ना ही जो डॉक्यूमेंट जमा कराया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और दूसरी जानिब से पीडीएम की जानिब से जो डॉक्यूमेंट जमा कराया गया उसमें किसी भी तौर पे कोई इत्तेफाक सामने ना आया। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत मुलतवी कर दी और यह भी कह दिया कि आज की जो समाअत उस हवाले से जल्द कोई फैसला दिया जाएगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जनाब तारिक मंसूर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मैटर क्या है और एक और चीज ऐड ऑन करेंगे कि आज तारिक मंसूर साहब जो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल एक लेटर भी लिखा और उस लेटर में कुछ खामियों की, कुछ ऐसी चीजों की निशानदेही की गई जो इलेक्शंस के हवाले से होना यकीनी तौर पर लाजमी करार पाती हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर उसके हवाले से आता हूं। आपने कल एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। वो लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस लेटर को पढ़ें तो ऐसा महसूस होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन आज किसी भी तौर पे इलेक्शंस को अनाउंस ही नहीं कर सकता। व्हाट इज इट? देखिए, हमने जो है 2 दिन पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इस्लामाबाद में और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उसकी कॉपी भेजी और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा। द मेन जो एड्रेसी थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आज सुबह उनको लेटर वो रिसीव भी हुआ हेयरिंग से पहले। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम पिछले 4 महीने से ये शोर सुन रहे हैं कि जी इलेक्शंस जो कब होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर रहा है। इशू ये है कि असेंबली की जो रेजोल्यूशन है वो कैसी होगी, प्रोविंशियल असेंबलीज की और नेशनल असेंबली की, और ये क्या प्री एक्सपायरी जो टेन्योर है उसका क्या मोड ऑफ ऑपरेंडी होगा, पोस्ट एक्सपायरी क्या होगा, इशू पे कोई बात नहीं कर रहा। असल चीज़ ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने 14 तारीख को पंजाब की असेंबली जो है वो तकरीबन 17 आवर्स पे डिसॉल्व की। सही। उसी बाद जो है 17 तारीख को 18 तारीख को केपीके की असेंबली डिसॉल्व की। इन दोनों असेंबलीज का जो लॉफुल टेन्योर था, क्योंकि ये असेंबलीज जो है वजूद में आई थी 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से और 13 अगस्त 2018 को इनका फर्स्ट असेंबली सेशन था। और पूरे मुल्क की, यही नहीं सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली का फर्स्ट सेशन भी 13 अगस्त 2018 था। उनका इलेक्शन भी 25 जुलाई को हुआ था और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का फर्स्ट सेशन भी 13 अगस्त 2018 को था। इस तरह 4+1 जो पाकिस्तान की 4 प्रोविंशियल असेंबलीज और 1 नेशनल असेंबली की है, ये इनके जनरल इलेक्शंस जो है सेम डे हुए थे, उनकी बर्थ सेम डे हुई थी। इसी तरह इनका जो टेन्योर कंप्लीशन था, अगर वो नेचुरल टेन्योर होता तो 12 अगस्त 2023 की रात 12 बजे इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई गवर्नमेंट ने प्रीमेच्योरली 2 असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिनकी बर्थ सेम हुई उनका डिसोल्यूशन प्रीमेच्योर हो गया। अब यहाँ जो है जब इन्होंने डिसॉल्व किया तो 90 डेज में 224 आर्टिकल 1B के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। लेकिन हुआ ये कि जब 2 असेंबलीज का जब टेन्योर अगर कैलकुलेट किया जाए तो अगर 90 दिन से वहाँ से काउंट किया जाए तो अप्रैल तक के 14 तारीख से पहले तक 90 दिन काउंट होते हैं। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हुआ। अब जब चेंज सर्कमस्टेंसेस हो गए तो आर्टिकल 254 इन्वोक हो जाता है। वो किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। सब ये कह रहे थे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हम कैसे कर दें, और इलेक्शन कमीशन भी बायकॉट कर रहा था। कभी वो बोल रहा था 4+1। यहाँ मैं बात ये तवज्जो दिलाना चाहूंगा जी, हमारे लेटर में हमने कैटेगोरिकली बताया कि सेक्शन 14 के तहत एक्शन प्लान जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मैंडेटरी प्रोविजन है, चाहे वो प्री एक्सपायरी पोस्ट एक्सपायरी टेन्योर हो या प्री एक्सपायरी हो। अब यहाँ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ रॉ मैंने रेज किया कि देखें जब सेक्शन एक्शन प्लान जिसमें लिखा हुआ है कि whenever the tenure of the assembly will be completed, जो एक्शन प्लान है वो ईसीपी फौरी तौर पे इशू करेगा अंडर सेक्शन 8 जो इनकी पावर्स है, रीड विद आर्टिकल 2189 और 219D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको ओबे करने के तमाम इदारे पाबंद हैं इन क्योंकि 220 आर्टिकल के तहत ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज शैल एक्ट इन द एड ऑफ ईसीपी फॉर कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शन। मगर इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोपोजल सुप्रीम कोर्ट के सामने अब प्लीड ही नहीं किया। हुआ ये, इस दौरान जो एप्लीकेशन आती है सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं जी आप 14 मई को इलेक्शन करा दें। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तरफ तवज्जो दिलाई कि देखें 4 महीने की डेडलाइन तो उसमें ऑलरेडी मौजूद है।
सेक्शन 14 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता बिल्कुल, वो हूं। पढ़ दें। उसमें ये कहता है, द कमीशन, सेक्शन 14 इलेक्शन एक्ट का, द कमीशन शैल एटलीस्ट 4 months बिफोर द जनरल इलेक्शन इज ड्यू टू बी हेल्ड द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ असेंबली प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान स्पेसिफाइंग ऑल लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दैट हैव बीन रिक्वायर्ड or taken to be taken in respect of election, including the following: delimitation of constituencies, revision of electoral rolls, enlistment of parties, allocation of symbols, appointment of training. ये 4 महीने पहले होना है। ये 4 महीने पहले एटलीस्ट एलोकेशन ऑफ सिंबल्स भी 4 महीने पहले होना ये डिलिमिटेशन भी होगी और रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होगी। ये प्रोसेस में तकरीबन देखें, डिलिमिटेशन जब होगी उसके बाद ऑब्जेक्शन कॉल होते हैं, उसके बाद रिवीजन ऑफ रोल्स होता है। ये तमाम प्रोसेस 4 से 6 महीने का है, या रियलिस्टिकली देखा जाएगा ऑन ग्राउंड तो 6 months का ये प्रोसेस होता है। इसके अंदर 15 जो है क्लॉजेज हैं एक्शन प्लान के अंदर, जो नोटिफाई नहीं की गई इसका गजट नोटिफिकेशन होता है। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, इसके बगैर आप कैसे 14 तारीख को इलेक्शन करा सकते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्शंस में जाना है जी, जी। तो कम से कम 4 माह पहले ये जो कंप्लीट एक्शन प्लान है बिल्कुल। इसकी एक्सरसाइज होनी, बिल्कुल। एग्जीक्यूट होनी जरूरी है। बिल्कुल। और ये कब किस आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाएगा? ये आर्टिकल है आर्टिकल 52 और 58 जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के लिए, और आर्टिकल 107 और 112 जो है वो नेशनल असेंबली के लिए है। ये आइन के अंदर दर्ज है, डिसोल्यूशन और टेन्योर ऑफ असेंबली के प्रोविजंस मौजूद है। लेकिन क्योंकि 14 अप्रैल तक ये इलेक्शन नहीं हुए तो यहां आर्टिकल 254 आ जाएगा। आर्टिकल 254 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। आर्टिकल 254 ये कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन में कि जब आइन के को फॉलो ना किया जा रहा हो और फेलियर हो टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम डज नॉट रेंडर इनवैलिड व्हेनेवर एनीथिंग इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी 90 दिन में, एंड इज नॉट डन विद इन द पीरियड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट द थिंग शैल नॉट बी इनवैलिड और अदरवाइज इनफेक्टिव बाय रीजन ओनली दैट इट वाज नॉट डन विद इन द पीरियड। यानी यहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि चेंज सर्कमस्टेंसेस था, 2 असेंबली प्रीमेच्योर हो गई और सेक्शन 14 के अंदर लिखा हुआ है ऑन द अगर मैं गलत नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये एक्सरसाइज जो करनी थी नहीं की तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस पे नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी है कि फ्री फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट के तहत एक एक्शन प्लान जारी करेगा जिसमें तमाम ये स्टेप्स को मेंशन करेगा। असेंबलीज डिसॉल्व हुई तब तक इलेक्शन कमिशन ये एक्शन प्लान जारी कर सकता था। उस वक्त तो ये बात कही जा सकती थी कि चले 3 महीने ना चाहिए। जब तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि 4 महीने पहले जब ये केस आया तो इलेक्शन कमीशन ने आज फारूक हसनायक से भी उनका मुकालमा हुआ कि उन्होंने तो प्लीड ही नहीं किया। एजी साहब से भी मुकालमा हुआ कि देखें आपने क्यों नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन ने लुक आफ्टर कर दिया या वो भूल गए या ये मैटर ऐसा तो है नहीं है? नहीं, दो चीजें इसमें, 2 चीजें मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा। अतहर मिल्ला साहब ने उस वक्त एक रिमार्क्स दिए थे कि हम असेंबली के प्रीमेच्योर रेजोल्यूशन होने के पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने वहां ये क्लोज भी दिया, क्लू भी दिया था कि उस वक्त जो अगर ये केस चल रहा था तो ईसीबी को चाहिए था कि उस वक्त वो प्रोविजन रखते कि सर कानून के अंदर लिखा हुआ है व्हेनेवर देयर इज एन एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ असेंबली। तो अब यहां प्रीमेच्योर एक्सपायरी या पोस्ट एक्सपायरी जो उसका टेन्योर है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये किस पे एप्लीकेबल होगा? वो क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज करते तो असेंबली जो डिसॉल्व हुई है वो रेस्टोर हो जाती 4 months के लिए, और फिर ये 12 अगस्त 2023 तक असेंबली रेस्टोर रहती और ये इशू ही नहीं होता। नहीं, फिर ये इतनी सारी चीजें, मुझे ये क्लेरिफाई करें, आज इलेक्शन कमीशन टिल डेट अभी तक ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की, लेकिन आज की तारीख से पहले क्या इलेक्शन कमीशन ने एक्सरसाइज परफॉर्म करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आगाह किया या फरीकैन को बताया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 2 इश्यूज रेज किए, फंड्स नहीं मिले, सिक्योरिटी के लिए माजरत कर दी। 15 प्रोविजन एक्शन प्लान सेक्शन 14 के अंदर 15 चीजें लिखी हुई हैं। सही। इसमें डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं किया उन्होंने इलेक्टोरल रोल का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये तमाम चीजों को सरफ नजर करते हुए सिक्योरिटी फंड्स की बुनियाद पे कहा कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो देखें यहां इज इट अ मिसलीडिंग एक्ट? जस्ट टू नो दैट इट्स कॉल्ड कंपोजिट नेग्लिजेंस ऑन द नेग्लिजेंस, कंपोजिट नेग्लिजेंस। बट ये नेग्लिजेंस ऐसी है जिसको आर्टिकल सपोर्ट करता है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, देखिए यहां देखें कहीं ना कहीं कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। देखें रिजिडिटी देखें, जब जहां रिजिडिटी, देखें हमें नेशन के मुतालिक सोचना है। सही, ठीक है। 4 महीने पहले और 4 महीने के बाद की कोई इशू नहीं है। इसके अंदर पाकिस्तान के 90 अरब से 110 अरब रुपए लगेंगे चारों प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के। अगर इलेक्शन कराने जाएंगे तो 110 अरब रुपए की एक्सरसाइज है। सही है। हमें नेशन का देखना है, 24 करोड़ आवाम का देखना है, हमें मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी है, हमें यह भी देखना है कि हमारा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान स्टेबल रहेगा तो ही पाकिस्तान चलेगा, असेंबली से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम 3 महीने पहले और 3 महीने बाद की गर्दान करते रहेंगे, अभी क्या हो रहा है? अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फिर 3 दिन ले लीजिए और फिर मुज़ाकरात करें। देखिए बात वहीं आ गई। अब अगर एक्शन प्लान आज की तारीख में अगर सेक्शन 14 के तहत गजट नोटिफिकेशन होता है और ये जाके प्लीड करते हैं कि जी हम तैयार हैं, तो पहले इनको सेक्शन 14 के तहत एक्शन प्लान नोटिफाई करना पड़ेगा 4 months बिफोर। यानी एटलीस्ट, शेल का वर्ड यूज हुआ एटलीस्ट,
यानी 13 अप्रैल को इन्होंने सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली के लिए नोटिफिकेशन करना चाहिए, उसके लिए भी नहीं हुआ। सही है। और वो जो असेंबली एक्सपायर हो रही है 12 अगस्त की रात को 12 बजे 2023 को सिंध और पंजाब की असेंबली एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर मैं पूछना चाहिए पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा तो जा रहा था कि इलेक्शन सिंबल्स भी अलॉट कर दिए हैं और एक्शन प्लान भी तरतीब दे दिया है, क्या पंजाब की हद तक ये हुआ या वो भी नहीं हुआ? देखिए सिर्फ प्लान नहीं है, मैंने कहा आपको बेसिक चीज अवॉइड कर रहे हैं। पहले एक्शन प्लान नोटिफाई होगा, उसके अंदर 15 प्रोविजंस है। पहली अहम चीज है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है, फिर एलोकेशन इनलिस्टमेंट ऑफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज यानी नई पॉलिटिकल पार्टीज को इनलिस्ट भी किया जाएगा, ऑब्जेक्शन भी क्रिएट करेगा। आप एग्जिस्टिंग 3 इंपॉर्टेंट पैरेलल चीजों को आप इग्नोर करके आप नहीं जा सकते, मूव फॉरवर्ड नहीं हो सकता। चले अब मैं आपसे मूव फॉरवर्ड की बात करता हूं। आपने बात बता दी और इस हवाले से आपने बता दिया कि आइन भी बड़ा क्लियर है इस हवाले से। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्योंकि आज तक ये एक्सरसाइज हुई नहीं है। जी जी। आज सुप्रीम कोर्ट में ये एक वापस से इसके ऊपर हियरिंग भी हुई जी जी। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बात कही कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। बिल्कुल। दे आर इन अ वे रिस्ट्रेनिंग देमसेल्फ के कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि वो ऐसा फैसला दें जो शायद किसी भी एक फरीक को काबिल कबूल ना हो। मौका भी दे रहे हैं कि तमाम फरीक इस हवाले से कोई कार्रवाई कर लें। जस्ट सपोज ये 2 या 3 दिन में मामला मजीद हल नहीं हो पाता, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन जो मुश्किल ही नजर आ रही है। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्या होने जा रहा है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली 2 चीजें हैं इस वक्त जो है बादी नजर में। आर्टिकल 254 कम्स इनटू ऑपरेशन। क्यों हुआ कि 90 दिन का आर्टिकल 224 1B1 का जो प्रोविजन था कि रेजोल्यूशन के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना है, वो तो टेन्योर गुजर गया। अगर 14 जनवरी से आप 90 दिन लगाएं तो वो गुजर गया इन टर्म्स ऑफ पंजाब असेंबली। अगर 17 जनवरी से आप 90 दिन लगाएं इन टर्म्स ऑफ केपी की असेंबली, वो भी टेन्योर गुजर गया। ठीक है जी। नाउ कम्स फॉरवर्ड एंड रीड इट विद सेक्शन 14 ऑफ द इलेक्शन। एक चीज आप आगे, ये 90 डेज का जो लॉ है, 90 डेज की लिमिटेशन है या 90 डेज के बाद लॉ साइलेंट हो जाता है? लॉ में कोई क्लैरिटी नहीं है। नहीं देखिए, इट कैन एक्सपेंड रेजोल्यूशन नहीं, तो देखिए चेंज सर्कमस्टेंसेस कहते हैं लॉ में, इसमें पॉइंट होता है चेंज सर्कमस्टेंसेस। अब चेंज सर्कमस्टेंसेस को आप जस्टिफाई करना पड़ता है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें आप तो 3-2 और 4-2 की गर्दान में लगे रहे, आपने आके प्लीड ही नहीं किया केस। आपने तो बाइकआउट कर दिया। आज आप ये कह रहे हैं कि जी हम उसको रिव्यू कर लें 90 डेज को। तो देखिए मेरा कहना यह है कि ईसीपी ने बहुत बड़ी नेग्लिजेंस कर दी। ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फॉर्म हुई है आर्टिकल 2183 के तहत और 21D और 220 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। यही नहीं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 2 और 25 जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है जून 2010 से, उसकी कन्वेंशन जो फोर्थ कैजुअल है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आइटम नंबर 3 और 32 के तहत वो उसका भी पाबंद है। जब इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत पाबंद है तो ईसीपी अपनी नेग्लिजेंस को दूसरों पे कैसे डाल सकता है नेशन के ऊपर? ईसीपी को चाहिए वो प्लीड करे, ट्रफ पे प्लीड करे। ईसीपी अपनी इस नेग्लिजेंस को कंपनसेट कैसे कर सकता है? ईसीपी फौरी तौर पे जो है एक कोर्ट के अंदर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करे और उसमें अपने आप को एक तो कोर्ट को असिस्ट करे। सबसे पहले नंबर 1 कोर्ट को बताया कि देखिए 14 जून 2023 को अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो वेयर वी टेक सेक्शन 14 ऑफ द इलेक्शन एक्ट नंबर 1, क्योंकि 90 डेज का पीरियड है, क्योंकि प्री मेच्योर और पोस्ट मेच्योर का जिक्र नहीं, उसमें लिखा है ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ टेन्योर ऑफ असेंबली। अब ईसीपी वहां क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज करे, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के सर आए बताया जाए कि ये प्री रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली है या पोस्ट रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली, दोनों पे अप्लाई होगा। लेकिन तारिक साहब एक चीज मुझे यहां पे क्लैरिफाई करते हैं, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है इसका काम मुल्क में सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। जब ये बात हो रही थी जनवरी ऑनवर्ड्स या दिसंबर लास्ट ईयर से ये बात शुरू हो चुकी थी कि असेंबलीज तलील हो सकती हैं। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को वहां पे अपने लिए इकदाम कर लेने चाहिए थे? उसको भी इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा था कि असेंबलीज तलील हो सकती हैं, दे वर लुकिंग एट व्हाट द सिनेरियो इज। और उसके बाद जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई, या मैं ये कहूं कि डिसॉल्व होने की भी एक पूरी एक्सरसाइज हुई थी कि पहले वो डिसॉल्व हुई, उसको रोका गया, हमने एक पूरा प्रोसेस उसका देखा। इलेक्शन कमीशन इस पूरे टाइम में खामोश रहा। ये नेग्लिजेंस से कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा? क्योंकि अगर मैं इन हाइंडसाइट बात करूं, आज तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन की बात करूं, वो डिमांड करती है इलेक्शंस, और आज इस इलेक्शन कमीशन की जो नेग्लिजेंस है उसका समहाउ बेनिफिट तो गवर्नमेंट को मिल रहा है। इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे तो गवर्नमेंट की प्ली भी यही है कि इलेक्शंस आगे जाएं, डिले हो, तो इन अ वे गवर्नमेंट इज बीइंग बेनिफिटेड विद दिस। देखिए इलेक्शन कमीशन, मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन टू द एक्सटेंट ऑफ सिंध और पंजाब जो है पिछले 8 महीनों से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में फंसी हुई है।
सिंध के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है वो जून 2020 अप्रैल 2022 से पेंडिंग रहे, फिर वो जून में आए, फिर दिसंबर में आए, ये तो 15 जनवरी को। बट ईसीपी की सिंध की बॉडी अलग है, पंजाब प्रोविंशियल बॉडीज अलग हैं, वही जवाब तो नहीं दे सकते। नहीं, मगर क्योंकि ये सारा दंगल जो हो रहा था इस्लामाबाद में हो रहा था, मैंने खुद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने कराची की केस प्लीड की है, तो आप देखें अभी तक वो कर रहा है। 7 तारीख को मैं इस बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से आता हूं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद